हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी। तो दोस्तों, राजस्थान वनपाल भर्ती 2020 और राजस्थान वन रक्षक भर्ती, ठीक है, दो वैकेंसियां अभी आई है हाल ही में। ठीक है, एक आई है राजस्थान वनपाल भर्ती की, दूसरी आई राजस्थान वन रक्षक भर्ती की। ठीक है, यानी कि राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2020 की जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज जानकारी है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होगा, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज़ हैं, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ठीक है, सब के सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक कर दीजिए और सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव ला सके। तो दोस्तों, राजस्थान वनपाल भर्ती 2020 का जो नोटिस है वो भी हाल ही में जारी हुआ है। 11 तारीख को उस नोटिस का पब्लिशन हुआ था। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह दिए गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से नोटिस जो वो जारी हो चुका था। तारीख आप यहाँ पे देख सकते हैं 11/11/2020, यानी कि 11 नवंबर 2020 को, यानी कि आज है 14 नवंबर। ठीक है, और आज से 3 दिन पहले ये नोटिस जारी हो चुका था। इसके अंदर क्या कहा गया है, वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो वनपाल के जो पद हैं वो कितने हैं, ठीक है, वो है टोटल 87 पद, 87। और वन रक्षक के जो पद है वो है 1041। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के। वनपाल जो होता है वो अधिकारी लेवल का पेपर होता है। वनपाल एक अधिकारी होता है और वन रक्षक जो है वो एक सिपाही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर महिलाओं के और इस तरह मतलब अलग अलग पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के वनपाल में 73 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 14 पद हैं। टोटल मिला के हैं 87 पद। और वन रक्षक में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 886 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 155 पद हैं। ठीक है, कुल मिला के हैं 1041 पद। ठीक है, और अब आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, कैसे हम लोग इसका आवेदन कर सकते हैं वो देखिए। आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है, आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है, आवेदन के बाद आपको क्या करना है, आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अपना एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड याद रखें। ठीक है, आपकी जो साइट का जो आईडी पासवर्ड है वो आप याद रखें। यदि आवेदक ई मित्र जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पे आपको बोर्ड की वेबसाइट दी है, उसके ऊपर जाके आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि जो आपका फॉर्म भरेगा उसके लिए ये जानकारी है क्या कि वो www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाके वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट का। उस रिक्रूटमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन पेज का ऑप्शन मिलेगा और उस लॉगिन पेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। ठीक है, और उस जो अभ्यर्थी है उसका आवेदन भरा जाएगा। ठीक है, और जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है, यानी कि जिसके पास एसएसओ आईडी नहीं है, उन्हें नॉट रजिस्टर्ड यूजर लिंक पे क्लिक करना है। वहां से www.sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड आपका मिल जाएगा। ठीक है, और बाद में इस वेबसाइट से एसएसओ आईडी और पासवर्ड लेके आप जो है आवेदन प्रक्रिया अपनी पूर्णतया कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर यदि किसी प्रकार की मिस्टेक्स या गलतियां हो जाती है तो आप उसको प्रीव्यू दिखाकर वापस आप उसको सही करके आप उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन जो है वो त्रुटि जो है उसके अंदर वो सही हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क ई मित्र पर जमा करानी होगी। ठीक है, इसके लिए अभ्यर्थी द्वारा 20 रुपये आवेदन पत्र और 10 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। यानी कि टोटल कितने रुपए लगेंगे आपके, टोटल आपके 30 रुपये लगेंगे ई मित्र केंद्र पर। ठीक है, 30 रुपये के अंदर आपका जो आवेदन है वो भरा जाएगा, जिसके अंदर 20 रुपये आवेदन पत्र भरने हेतु है और 10 रुपये परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु है। सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई मित्र क्रिया संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी में रसीद अवश्य रूप से प्राप्त करें। जो आपका आवेदन भर लिया गया है, ठीक है, आप उस ई मित्र संचालक को, जो दुकानदार बैठा होता है, ठीक है, आप उसे कहिए कि वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे दे। हार्ड कॉपी का मतलब होता है प्रिंट आउट निकाल के दे दे। ठीक है, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा और वो प्रिंट आउट आपको अच्छी तरह संभाल के रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी को दिखाई ना दे, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर है 0294306751। इन नंबरों पे आप जब कॉल करेंगे तो आपकी जो समस्या है उसका निपटान तुरंत ही एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप अपना आवेदन भरवा सकते हैं। उसके बाद आपने देख लिया इस तरह से, मतलब आपको सबमिट करना है। उसके बाद इसकी क्राइटेरियाज क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली बातें क्या है, स्पेशल नोट वाली, वो देखिए। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतरिम रूप से भरने पर उसकी प्रविष्टियों से आवश्यक हो कि सभी प्रविष्टियाँ सही से भरी गई है। यानी कि जो आपने भरा है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन, वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लें, ठीक है, कि कहीं उनमें कोई त्रुटियां तो नहीं है। अगर त्रुटियां होगी तो आपको एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यदि एक बार जब फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है, जब आपने फाइनली फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपको इसके अंदर किसी प्रकार की मिस्टेक्स को वापस चेंज करने की कोई भी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद अपना रसीद जो है वो अवश्य रूप से प्राप्त करें, ठीक है। और प्रीव्यू, आवेदक जो है वो प्रीव्यू कर लें एक बार। प्रीव्यू का मतलब है कि आप उस पेज को अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर उसके अंदर कोई त्रुटि है तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गलती हुई है तो आप उसको सही कर सकते हैं, और उसके बाद आप सबमिट करें, ठीक है। और वो सबमिट का होगा वेबसाइट पर ही होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात हम करें, ठीक है। नेक्स्ट बातें क्या है, नेक्स्ट है आवेदक अपने समय का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। देखो ईमेल आईडी वगैरह जो है वो आपको समय की खुद की रखनी है, ठीक है। और एक पद के लिए एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। और इस भर्ती संबंधी समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट इस पे है, ठीक है। ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आपको इसकी जितनी भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। परीक्षा शुल्क कैसे क्या लगेगा, ठीक है। तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें, ठीक है। आप ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से भी जो परीक्षा शुल्क है वो बोर्ड तक भेज सकते हैं। अब परीक्षा शुल्क जो है वो लगेगा कितना, ठीक है। सामान्य वर्ग का जो परीक्षा शुल्क है, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उनके रुपये लगेंगे 450, यानी कि 450 रुपीज़, 450 रुपये जो है वो आवेदक फीस है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं उनके लगेंगे 350 रुपये, ठीक है। उनके कितने लगेंगे, 350 रुपये लगेंगे। समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के जो बच्चे हैं उनके लगेंगे 250 रुपये, यानी कि 250 रुपीज़, ठीक है। और कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक कार्मिक कै 2/18 दिनांक 2/5/2018 अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देय है। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट अवश्य 5 भी देखें, ठीक है। देखो यानी कि ये कहता है कि सभी जो मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। जो SC ST में लागू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो SC ST में जो लागू हो रहा है वही आपके यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है, वही आपके यहाँ पे लागू हो रहा है। उसके बाद है आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई मित्र जन सुविधा केंद्र की सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास एरिया में कौन सा CSC केंद्र है तो आप वहां पे अपनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट मैंने भी आपको बताई थी www.sso.rajasthan.gov.in के ऊपर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो है पेपर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं अपने प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। जो बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ही आपके जो एडमिट कार्ड है एग्जाम के लिए वो आ जाएंगे, ठीक है। आप उनको हार्ड कॉपी में चेंज कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और छोड़ दिया, आपने रोल नंबर मुख्य जुबानी याद कर लिया, ठीक है। वहाँ पे याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो आपके हार्ड कॉपी वाले देखेंगे, ठीक है। हार्ड कॉपी आप रोल नंबर ले लेना, प्रिंट आउट निकला लेना CSC केंद्र से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि विशेष योग्यजन हेतु क्या क्या सुविधाएं हैं, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या छूट दी जाएंगी विशेष योग्यजन, ठीक है। जैसे मान लो जो विकलांग है, दिव्यांग हैं उनके लिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 6/2B के अंतर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 24/2/2020 में लिखे गए के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यताओं को आरक्षण का लाभ देय है। सबसे पहला एसिड विक्टिम पात्र जो होंगे, ठीक है, जैसे मान लो जो तेजाब से ग्रसित हैं या एसिड विक्टिम जो पात्र हैं,
ठीक है, जिनके ऊपर कभी एसिड अटैक हुआ है उन्हें खास रूप से छूट मिलेगी। ठीक है, फिर विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप से है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग किसी भी अगर वर्ग से होगा तो उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसी आपकी कैटेगरी होगी आपको वैसे ही छूट मिलेगी आरक्षण के अंदर। जैसे मान लो जनरल को मान लो अगर 20% आरक्षण है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, तो उतनी ही छूट मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और विशेषांक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपने वर्ग और विशेष योग्यजन की श्रेणी का अवश्य उल्लेख करें। ठीक है, अवश्य उल्लेख करने का मतलब क्या है कि अगर आप विकलांग हैं तो आप फॉर्म के अंदर वहाँ पे लिखें। ठीक है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे, फिजिकली चैलेंज वगैरह का ऑप्शन होता है फॉर्म के अंदर, आप वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं उन्हें विशेष योग्यजन के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रदारी के प्रदत्त स्थायी विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, हाँ ये तो देखो परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीडीसी परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आपको अगर आप विकलांग हैं या आप दिव्यांगजन हैं तो आपको राजस्थान सरकार के किसी चिकित्सा प्राधिकारी, जैसे जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके साइन किए हुए दस्तावेज आपको एग्जाम हॉल में आपको जमा कराने हैं। ठीक है, वहां पे आपको जमा कराने हैं, तभी आप मान्य होंगे कि आप विशेष रूप से विकलांगजन, अदरवाइज आपके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन वो जो है वो दूसरे ही लगेंगे। ठीक है, फिर ये अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश क्या है, ठीक है, वो देखिए, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी है और यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता पिता या 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदवासी नए हैं तो उनके द्वारा उनको सर्टिफिकेट जो होता है SC/ST सर्टिफिकेट है वो उनको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार के सूचना अधिनियम 1 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, ये तो है कि अनुसूचित क्षेत्र की जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो क्या है, उनके लिए क्या है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सरकार के द्वारा जो गठित जो बोर्ड है उनके द्वारा ही पुष्टि की जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अन्य योग्यताओं के बारे में। ठीक है, अन्य योग्यताएं क्या है, स्वास्थ्य और चरित्र दो आती है, एक होता है आपका हेल्थ, ठीक है, एक फैक्टर होता है हेल्थ, दूसरा आपका होता है कैरेक्टर। हेल्थ का मतलब क्या है, स्वास्थ्य, कैरेक्टर का मतलब क्या है, चरित्र। ठीक है, तो स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, वनपाल एवं वन रक्षक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि वनपाल और वन रक्षक के रूप में उसके कर्तव्य को कुशल पालन में बाधा डाल सके। यानी कि आपकी बॉडी में या आपके माइंड में ऐसी कोई भी डिस्टर्बेंस या ऐसी कोई भी त्रुटि या बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप ड्यूटी के दौरान अपने आप को संभाल नहीं पाएँ। ठीक है, और इसके लिए उसे आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। फॉर एग्जांपल आप श्री गंगानगर में निवास करते हैं, ठीक है, तो आप गंगानगर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो होगा उसके पास जाएंगे और आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं आरोग्यता प्रमाण पत्र, उस जिले में जाके आरोग्यता प्रमाण पत्र आप लेके आएंगे और वो आपको एग्जाम सेंटर पर आपको जमा कराना है। ठीक है, सेकेंड बात आती है चरित्र। अब हाँ, एक बात मैं बताने भूल गया, आरोग्यता प्रमाण पत्र से क्या होगा, इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो इस बात की त्रुटि कर पाएंगे कि आपके अंदर कोई भी फिजिकली या मेंटली कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। फिर है सेकंड है चरित्र में क्या है, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह वनपाल एवं वनरक्षक के पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो सके। ठीक है, उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त करना होगा। जैसे मान लो आपने कोई भी कॉलेज में आपने अभी भी डिग्री की है तो आप उस कॉलेज के प्राचार्य यानी डायरेक्टर से जाके मिलें और उन्हें कहें कि मेरा एक चरित्र प्रमाण पत्र लिख के दे दीजिए, मुझे वनपाल या वन रक्षक का एग्जाम देना है। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या है, वो वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लिख के देंगे जिसमें ये वेरीफाई होगा कि आपका जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, चरित्र काफ़ी मायने रखता है। तो आपका चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्रिमिनल टाइप के हो। ठीक है, तो आपराधिक गतिविधियों में आप कभी भी शामिल नहीं हुए हो, आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। ये आप अधिकारी के द्वारा लिखवा के ला सकते हैं। ठीक है, और आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार के दिए हुए न हो। ठीक है, यानी कि जो आपके आवेदक का जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना वो ऐसा ना हो कि आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, नाना जी ने किसी ने दे दिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट रूल लागू होंगे और आपको पेपर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो
6 महीने पहले के भी नहीं होने चाहिए, जो आपका करंट डेट है ना उसके ही होने चाहिए। जैसे मान लो अगर आपका दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो वो दिसंबर में ही होने चाहिए। फिर राष्ट्रीयता की क्या बात करें, राष्ट्रीयता सिटीजनशिप की हम बात करें तो क्या क्या है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, और नेपाल का प्रजनन हो, ठीक है, प्रजाजन हो। प्रजाजन का मतलब क्या है, नेपाल से आया हुआ हो या भूटान से आया हुआ हो, ठीक है। ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत के स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था। या फिर जैसे देखो ऐसे विद्यार्थी भी दे सकते हैं जो थे तो तिब्बत के, बट वो 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी 1962 से पहले के भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आए हों, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है वो दे सकते हैं पेपर। और लेकिन शर्त ये है, जो ये प्रजाजन वाले हैं जो बाहर वाले देशों से आए हुए हैं, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ख ग ग गड़, ठीक है। तो वो संबंधित प्रार्थी को भारत सरकार के गृह न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यानी कि जो लोग दूसरे देशों से आए हैं उन्हें भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपको प्रस्तुत करना होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तभी आपको एग्जाम में बैठने की मंजूरी दी जाएगी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, वनपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन एबिलिटी क्या है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE सीनियर सेकेंडरी 10+2 या सरकार द्वारा उसकी संतुलित परीक्षा होती है, ठीक है। यानी कि आपको 10th और 10+2 जो है वो CBSE या RBSE से आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है। देवनागरी में लिखी हिंदी में कार्य करना ज्ञान है, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए आपको। देवनागरी लिपि जैसे अपने लिखते हैं ना कि आज, ठीक है, हमारा देश एक, इस तरह से। तो जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक जाती है वो आपकी क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और आपको, आप राजस्थान का पेपर देना तो आपको राजस्थान की संस्कृति का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, हाँ, किसी मानसिक प्राप्त बोर्ड, ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से। वन रक्षक के लिए भी यही है, आप देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी वगैरह को आप समझ पाएं, राजस्थान संस्कृति को आप समझ पाएं, और आप जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओपन बोर्ड से हो, आप RBSE CBSE ये जो मान्यता प्राप्त जो सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी टाइप के बोर्ड है उनसे आपको वेरीफाई होना है, तभी आप इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, हाँ, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा में कार्य करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब वहाँ पे नोटिस वगैरह आते हैं, जैसे मान लो ये नोटिस है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अगर आपको देवनागरी लिपि नहीं आती, आपको अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती, तो आप इसको नहीं पढ़ सकते या फिर आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो एक अधिकारी या एक गार्ड होने के नाते आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हिंदी का, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ और लिख पाएँ। तो इसीलिए ये जो देवनागरी भाषा में लिखी लिपि है, जो लिखी हुई हिंदी की जो लिपि है, उसे मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। तो ये था टोटली, मैंने आपको हर एक पॉइंट की बारीक से बारीक जानकारी दी है राजस्थान वनपाल और वन रक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों वीडियो लाइक लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना आगे से आगे, ठीक है। वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्या पता किसी की ये मदद की उम्मीद बन जाए ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।